तमाम जिंदगियों को बर्बाद किया करते थे, उनके लिए तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि कानून जो बना बहुत ही बेहतर बना। लेकिन एक परेशानी हमें क्या आई, आपको ये बताता चलूँ कि हमारी तंजीम तकरीबन 20 साल से पति पत्नी सुलह समझौते का काम करती चली आ रही है, जिसमें हम लोग हिंदुस्तान के तमाम मुख्तलिफ एरियो में, तमाम कस्बों में, तमाम गाँव में हम लोग जाते हैं और सुलह समझौता कराने की कोशिश करते हैं, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कामयाबी भी हुई। मैंने 20 साल के अंदर तकरीबन 900 सुलह पति पत्नी के कराए। उसमें सबसे ज़्यादा मुझे अब तक 2019 के बाद जो कानून बना 3 तलाक वाला, उसमें एक परेशानी मुझे ये आने लगी कि शिया मुसलमानों में 3 तलाक होता ही नहीं। लेकिन कहीं कहीं पे ये मसले जब सामने आने लगे तो हमने पर्सनल लॉ बोर्ड से भी इस मसले में संपर्क किया। अभी कुछ अर्सा पहले एक केस आया था उत्तराखंड खटीमा का, जिसके अंदर लड़के को 3 तलाक कानून के तहत FIR के खिलाफ दर्ज हुई, और दर्ज होने के बाद में उसको जेल भेज दिया गया। जब उन लोगों ने हमसे संपर्क किया तो हम लोगों को पूरी बातचीत की। उसके बाद में मैंने उसको लखनऊ आने की दावत दी। उसके बाद में हमने ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन साहब मौलाना मेहदी साहब से इस मसले में हमने रास्ता कायम किया, और वो परिवार जो पीड़ित परिवार था वो मौलाना साहब से मिला भी। उसके बाद में हम लोगों ने इस चीज़ को प्रेस के सामने भी भेजा और रखा कि शिया मुसलमानों में 3 तलाक का कोई चलन है ही नहीं। जब है ही नहीं तो जब हम इस मसले पे पुलिस के अधिकारियों से बात करते हैं कि भाई मसला ऐसा है कि शिया मुसलमानों में नहीं है, और जो हमने पर्सनल लॉ बोर्ड से जो रिक्वेस्ट की थी उसमें ये कहा था कि आप मुझको अवगत कराएं कि हम लोगों के यहाँ 3 तलाक नहीं। तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमारी बात को मानते हुए हमारी सोसाइटी को अवगत कराया, और अपने लेटर हेड पे हमको उसका यानी को जो समाधान तौर लिख के दिया कि आप इसको पुलिस के उच्च अधिकारियों तक के पहुंचाएं। उसको मैं लेके अभी हाल ही का एक मसला मुफ्तीगंज का एक है हमारे क्षेत्र के, उसमें यासून नाम है उस लड़के का, जिसके खिलाफ ये मुकदमा चकेरी थाने में दर्ज कराया गया। तो उस मसले में हम लोग जब यहाँ से वो पर्सनल लॉ बोर्ड का लेटर लेकर हम लोग कमिश्नर कानून से मिले, तो कमिश्नर साहब का ये कहना था कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है सब बातें, लेकिन क्योंकि कानून संसद में पास हुआ, हम ये चाहते हैं कि ये कानून का संशोधन भी संसद ही में हो। तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हमने फिर से रास्ता कायम किया मौलाना साहब से, हमसे रिक्वेस्ट की कि इस मसले पे कुछ आगे कदम बढ़ाया जाए। अच्छा, क्योंकि आपको सभी तमाम मीडिया के लोगों को सबको मालूम है कि अय्याम अज़ा चल रहा है, मुहर्रम चल रहा, हम लोग कोई कार्यक्रम नहीं करते हैं, लेकिन ये ऐसा पेचीदा मसला सामने आया है तो हम लोगों ने मौला का नाम लेते हुए इस कार्यक्रम पर उन्होंने कहा कि इसको करना चाहिए। मौलाना साहब से इजाज़त ली, अपनी संस्था के संरक्षक हमारे मसूद अब्दुल्ला साहब उनसे उन्हें इजाज़त ली, और मैंने साबिर भाई जो हमारी संस्था के सीनियर एडवोकेट हैं, हमारे सबके संगठन वो भी करते हैं, उनसे मौलाना मोहम्मद अली शाह साहब से मिली साहब ने तमाम अपने सोसाइटी के मेंबर इस मसले में डिस्कस की। उसका करने का इस मसले को कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कई एक ऐसे और आगे आए कि उसके अंदर सबसे बड़ी परेशानी है कि जो दहेज प्रथा के मुकदमे लिखते थे तो उसके अंदर ये होता था अगर कभी केस डिसाइड हो गया तो ये होता था कि सजा होगी, लेकिन बारी बार फेल हो जाती है। लेकिन जो 3 तलाक कानून बनाया गया उसके अंदर सजा का प्रावधान ये है कि 7 साल की सजा है। उसके अंदर बाई चांस अगर कहीं ना फेल हो पाई या कोई सुलह समझौता नहीं हो पाया तो लड़कों को जेल जाना पड़ेगा, जैसा कि उत्तराखंड में होगा। उसकी कापी मैंने उत्तराखंड से मैंने FIR की कापी और पूरी डायरी मैंने मंगा रखी है जो मेरे पास मौजूद है, जिसमें लड़का जेल गया है। और अभी भी मसले मसाइल यहाँ पर रहते हैं, जो कि अभी मुफ्तीगंज के साहबजादे हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है, जो पीड़ित बच्चा है उसको भी मैं चाहूँगा कि आपके सामने पेश करूँ। मैं चाहूँगा यासून साहब यहाँ पे तशरीफ लाएं, मोहम्मद यासून हसन, जिनको सब देखेंगे जिनके साथ में अन्याय किया जा रहा है। ये है मोहम्मद यासून हसन, जिनके साथ में ये केस वाइज इनकी फाइल, इन्होंने हमारी संस्था के पास एप्लीकेशन दी थी और ये पूरे केस की इनकी फाइल है। इनके साथ भी यही अन्याय हुआ है और हम लोग कानपुर करीब 6 चक्कर इनके साथ मेरे पूरा डेलीगेशन गया है, जिसमें धर्मेंद्र राजपूत भी मेरे साथ गए, एडवोकेट यूशा एडवोकेट भी गए, काफी लोग हमारे साथ गए, लेकिन पुलिस का यही कहना है कि मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद में ये हुआ कि अभी कुछ दिन पहले कारगिल से जो शिया यानी कि संसद जीत गए हैं, अभी उनका लखनऊ आगमन हुआ, तो सब तो अपनी अपनी बात कर रहे थे, लेकिन मैंने उनसे इसी डिस्कस की, इसी मसले पे हम ये चाहते हैं कि जब मसला संसद से पास होना है, संसद में संशोधन होना है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस मसले को मेरे आप संसद तक पहुँचाइए। तो उन्हीं ने मुझे आश्वासन दिया और मुझसे कहा, मुझसे पर्सनल मेरे नंबर पर राब्ता कायम किए, उन्होंने कहा मैं जल्द ही इसको संसद तक पहुँचाऊंगा।
اسی سلسلے میں آج یہ میری میٹنگ ہے جس میں تمام پربتائیں جن کو تھوڑا تھوڑا سا سمے دیا جائے گا بولنے کا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ نہ سمے لیتے ہوئے اپنے اگلے یعنی کہ ممبر کو سوسائٹی کے میں بلاؤں گا. میں جناب مہندی حسن صاحب سے گزارش کروں گے 3 طلاق کا مسئلے پہ شیعہ مسلمانوں کا نہیں، اس پہ آگے 2 الفاظ کہیں. شکریہ ادا کروں گا اس مدعے کو کافی عرصے سے اٹھاتے آ رہے ہیں اور تمام جگہ ہم لوگ صاحب مل گئے اور اپلیکیشنز بھی دی ہیں، میمورنڈم بھی دیا. تو اس کے لیے ان کی جو کوشش ہے پریاس جاری ہے. مولانا صاحب تفسیر حسن صاحب، مسعود صاحب اور یہاں مدوش صاحب، جتنے بھی صحافی حضرات سب کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم پیار شکریہ ادا کرتا ہی ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا دیش کے وقت نکالا. تو آج اس اہم مدعے پر بنی 3 طلاق، کیونکہ 3 طلاق کہیں کانسیپٹ ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہیں ہے، یہ فلموں دوارا یہ سب نکالا گیا ہے. وہ بول دیا 3 طلاق اور 3 طلاق 3 طلاق، لیکن ہماری کمیونٹی میں اس میں بھی بہت کم کیسز ہیں اہل سنت جماعت میں، لیکن ہماری کمیونٹی میں اس طرح کے کوئی کیسز نہیں ہوئے ہیں اور نہ ہم لوگ اس کی توجہ اور نہ ہی دھیان دیتے ہیں. اور اس طرح کا کوئی پروگرام بھی نہیں اسلامی طور کے اوپر بھی کہ 3 طلاق خون کے اوپر بول دیا اور 3 طلاق ہو گئی. لیکن یہ سب کی ہم سب کنڈم کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں کہ پولیس کو اس پورے معاملے کے بارے میں پوری جانکاری بھی نہیں رہتی ہے. تو یہ کئی بار ہم لوگ ایس سی پی، ڈی سی پی، کمشنر اور تمام ڈی ایم صاحب سے ملاقات ہوئی، لیکن اس کے بعد وہی ہے کہ بہانہ بنا کے ہمیں ہم لوگوں کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے. تو نتیجہ یہ رہا کہ کوئی جب فیصلے نہیں ہوئے تو پھر نظام صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم سب کے بزرگ اور جن کے بتائے ہوئے راستے پر لوگ چلتے ہیں، صاحب مہندی صاحب سے رابطہ کر کے اور مسعود صاحب جتنے بھی اس تنظیم کے لوگ ہیں، ان لوگوں نے بیٹھ کے بات کی. اور یہ نتیجہ یہ رہا کہ آج پریس لڑنوں کے پریس کلب میں یہاں پر ایک دوسرے کی بات جو ہماری جو دقتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اس کو بتانے کا کام کیا جائے گا. تو بہت مختصر یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی میں نہ کوئی اس طرح کا کوئی تھا اور کیسز میں نہیں ملتا طلاق والا معاملہ نہیں ہے. اگر خدا نے اور اسلام نے ہم سب کو ایک دوسرے کے سوتر میں بندھن میں باندھ دیا ہے تو ہم لوگ الگ ہونا نہیں چاہتے اور نہ ہی بہت کم کیسز آپ کو ملیں گے. شاید 1 یا 2% اس کے لیے طلاق والے کو آپ کو کیسز مل جائے، ہمیں مل جائے، لیکن ہماری نظر میں بہت کم آتے ہیں. لیکن ان کم جو کیسز آتے ہیں ان کی پیروی کرنے کے لیے کسا بھائی اور پوری تنظیم فارم سوسائٹی جو یہاں پر ہے اور پریاسرت ہے، بلکہ ہندوستان کا کونا نہیں جہاں پر یہ لوگ گئے نہ ہوں، اور چاہے کشمیر ہو، کنیا کماری ہو، کانپور ہو، الہ آباد ہو، کرناٹک، اتراکھنڈ، تمام جگہ جا جا کر سولوشن نکالنے کا لیے سمادھان کرنے کا بہت ہی کامیابی کے ساتھ کوشش کی، جس پر کامیابی ملی اور جو لوگ پیڑت تھے ان کو بھی حق ان کا ادھیکار دلانے کا کام کیا. تو مختصر یہ ہے کہ اس طرح کے ہماری کمیونٹی میں مذہب میں 3 طلاق کا کبھی کوئی معاملہ نہیں تھا اور نہ ہی ہے. تو ہم لوگ کو جب یہاں پہ بات نہیں سنی جا رہی ہے تو سب کیونکہ جب کانوں میں روئی بھر دی جائے اور جب نہ سنائی دیا جائے تو چلانا پڑتا ہے، جا کے جو مکھ دوار ہوتا ہے دروازہ، تو وہاں پہ جا کے اپنی بات کو کہنا پڑتا ہے. تو میں نظام بھائی اور پوری عوام سوسائٹی کے جو لوگ ہیں ان کو شکریہ ادا کریں گے کہ اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں. نہ جانے کتنے لوگ جو لوگ ان پریشانیوں سے دو چار ہونا، ہمارے سامنے بھی کئی لوگ بیٹھے ہیں، دقتیں پیش آتی ہیں، چاہے وہ بیٹی کا معاملہ ہو یا لڑکے کا معاملہ ہو. جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو گھر کا جو سکون ہے، چین وہ سب چھن جاتا ہے. اس سکون اور چین کو جو چھنا ہوا ہے اس کو واپس لانے کی کوشش کامیابی کے ساتھ کی جا رہی ہے. ہم امید ہے انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں گے. اب بس یہی کہیں گے میں اکیلا ہی چلا تھا جانے کو منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا. امید ہے کہ ہم اس مہم میں کامیاب ہوں گے. بہت بہت شکریہ. ہم لوگوں کو اکٹھا کر کے اور کسی نہ کسی مدعے پہ بات کر کے اور جو پریشانیاں ہیں اس کو دور کرنے کا کام کرتے ہیں. اور اسی طرح سے اگر شیعہ پرسنل لا بورڈ بھی کام کرتی رہے تو ہمارا خیال سے جو ہمارے جو پریشانیاں جو دقتیں آ رہی ہیں وہ شاید نہ ہوں. اسی کے ساتھ
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पर्सनल लोगों के जैसा मौजूद मसाला ये है कि ये तो बार बार कहा जा रहा है कि कानून गवर्नमेंट ने गलत बनाया है, वो गलत किया है। देखिए ऐसा है, इसका जो बेस है, बुनियाद जो है ना, पहले उसको समझो। हमारे यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ कोड है ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ कोड, मुस्लिम पर्सनल लॉ कोड में सारे लॉ जो है वो सुन्नी पर्सनल लॉ और सुन्नी पर्सनल लॉ में 3 तलाक इन 1 सिटिंग, ये देखिए 3 तलाक नहीं, एक से नशिस्त में एक सिटिंग में सिर्फ ऐसे बोल देना तलाक तलाक तलाक, ये सुन्नी फिक़ह में है। इसी को उन लोगों ने देखते हुए ये कानून लागू कर दिया। तो अगर संशोधन करना है तो सबसे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ कोड में होना चाहिए। जब आप कह रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ कोड, तो कम अज कम उसमें जो कानून जो लॉ रखा जाए वो कम से कम मुसलमानों के जो बड़े ग्रुप्स हैं, शिया और सुन्नी, दोनों के विद्वानों को बिठाइए, उनसे बात कीजिए और फिर जो कुरान के एतबार से, हदीस के एतबार से सही कानून है वो कानून आप लागू, उसके बाद से फिर हो सकेगा। ये 3 तलाक हमारे यहाँ नहीं है, शिया के यहाँ नहीं है। जब मुस्लिम पर्सनल लॉ कोड है और उसमें देखा जाएगा, उसमें दिखेगा तो ये कानून बनाया जाएगा। इसके लिए बहुत अच्छा किया है कि शिया पर्सनल लॉ कोड बनाया गया, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि शिया पर्सनल लॉ कोड की बात तब सुनी जाएगी जब हम शिया पर्सनल लॉ कोड के लिए आवाज उठाएं और आवाज उठा के कहें कि इसको भी सरकारी तौर पर मान्यता दी जाए। जब तक मान्यता नहीं दी जाएगी तब तक गवर्नमेंट आपकी इसकी बात नहीं सुनेगी। अब बात ये रही कि 3 तलाक, देखिए कुरानी एतबार से हम इसलिए नहीं जमा हुए हैं कि इसके यहाँ क्या सही है क्या गलत है, इसे बात करें नहीं। हम ये बात इस बात में कहते हैं कि हमारे यहाँ इन 1 सिटिंग ओनली अगर कोई ये कह देता है तलाक 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 तो तलाक नहीं होती। इसके लिए स्पेशल वर्ड्स हैं, उसको अरबिक में निकाह से ज्यादा, क्योंकि देखिए इस्लाम क्या हर मजहब जिंदगी सजाने के लिए आसानियां देता है, लेकिन जिंदगी बिगाड़ने वालों का हाथ पकड़ता है, सख्ती से निपटता। तलाक जिंदगी बिगाड़ने का नाम। इसीलिए हमारे यहाँ इस्लाम में निकाह से ज्यादा सख्त कानून तलाक के लिए। निकाह के लिए कि 2 आदमी बैठ के पढ़ ले चलेगा, 2 लोग हों आपस में, मियां बीवी, कोई अगर अरबिक आदमी है वो भी पढ़ ले तो चलेगा। लेकिन तलाक के लिए शर्त यह है कि 1 आलिम दीन पढ़ने वाला होना चाहिए और 2 गवाह होना चाहिए। और फिर वक्त है नहीं, और मैं एक आयत आपको सुनाता कुरान की, स्पेशली सूरह बकरा की आयत नंबर 227 से 231 तक। इसमें तलाक के स्टेप्स बताए गए। पहला यह है कि पहला तलाक दिया जाएगा जो लॉ और जो कानून है उसके एतबार से, फिर 3 महीने की इद्दत रखेगी औरत, यानी अपने आप को रोकेगी। उसके लिए खुद कुरान में आया है कि देखिए वल मुतल्लकात यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना सलासata क़ुरू, जिस औरत को 1 तलाक हुई है, क्योंकि एक बार में 1 ही तलाक हो सकती है, वो अपने आप को 3 महीने तक रोकेगी, ठीक है ना। इस ज़माने में उसके सारे खर्च जो रहेंगे, सारी जिम्मेदारी जो रहेगी शौहर की रहेगी। अच्छा 3 महीना रोका क्यों है? क्या इसलिए रोका है वो बक़ूलतुहुन्ना अहक़्क़ु बिरद्दिहिन्ना, इस 3 महीने में अगर मर्द औरत आपस में एक दूसरे को सही तरीके से समझ लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो उसके शौहर को ज्यादा हक है कि वो अपनी बीवी को दोबारा अपना सकता है विदाउट किसी निकाह, विदाउट किसी निकाह, क्योंकि अभी इद्दत पूरी नहीं हुई। अच्छा उसके बाद हो जाता है, ठीक है। ये मुश्किल क्या है 3 तलाक में, आपने 3 तलाक कहते हो तो तलाक बाइन हो गया, और जिसके लिए बहुत मजाक बनाया गया है। तलाक बाइन कहते हैं जिसके बाद कोई दूसरा मर्द शादी करे, फिर वो तलाक दे, फिर उसका शौहर अगर पहला शौहर करना चाहे तो कर सकता है ना, हलाला जिसे कहते हैं। ये जो है इसमें 1 तलाक आपने दे दिया, हलाले की जरूरत नहीं है। अगर अंडर पीरियड 3 महीने के अंदर में अगर रुजू कर ले तो निकाह की जरूरत नहीं है, लेकिन 3 महीना गुजर जाने के बाद अगर करें तो फिर निकाह पढ़वा के कर लेगा भाई शौहर, किसी हलाले की जरूरत नहीं है। फिर दोबारा अगर वो तलाक दे देता है तो फिर यही सिस्टम रहेगा,
کہ وہ 3 مہینہ عدت رکھے گی, اس کو اس کا شوہر اگر چاہے تو پھر وجود کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہ 6 مہینے کا پیریڈ دیا گیا. جب آپ 6 مہینے بعد پھر تیسرا طلاق ہوتا ہے, تب طلاق بائن ہوتا ہے, تب حلالے کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہاں تک آج تک اسلام میں نتیجہ نہیں پہنچا ہے کہ 6 مہینے تک انڈرسٹینڈنگ آپس میں بنا لینے کے بعد سے پھر کوئی ایسا مسئلہ آئے. یہ دکھتا ہے. تو مشکل یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز میں بدلاؤ چاہتے ہیں تو جو اس کا بیس ہے نا, پہلے اس میں بدلاؤ کرو. مسلم پرسنل لاء بورڈ میں کم سے کم شیعہ فقہ کی بھی کچھ چیزیں آنی چاہیے, جو جس سے مثال کے طور پہ اختلاف کم ہو رہا ہے, آپس کے جھگڑے کم ہو رہے ہیں, زندگیاں کم برباد ہو رہی ہے, تو کیا جائے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ میں اس چیز کو لایا جائے. جب وہ چیز آ جائے گی تو آٹومیٹکلی یہ جو طلاق 3 طلاق کے ایک سیٹنگ میں جو قانون بنایا گیا وہ خود بخود ختم ہو جائے گا. ہمیں اس کے لیے زیادہ چلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ضروری ہے کہ وہاں سے ٹھیک ہے. چلیے بات ہو جانا الحمدللہ. پہلے میں سوسائٹی کی طرف سے جو بھی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے سب کا استقبال کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ تشریف لائے اس کا وقت بتانا. جہاں پر طلاق کی بات ہو رہی ہے اس میں شیعہ اور سنی کا مسئلہ ہے, تو ہم لوگوں کے بیچ دانشور, ہم لوگ کے عالم دین یہاں پر موجود ہیں. ان لوگ سے بہتر ہم لوگ نہیں بتا سکتے ہیں, لیکن ایک عام آدمی کی جو رائے ہوتی ہے اور ایک سمجھ ہوتی ہے اس کے حساب سے, جیسا کہ ابھی باتیں ہو رہی تھیں کہ شیعوں میں 3 طلاق ہوتی ہی نہیں. ظاہر سی بات ہے جب شیعوں میں اس طرح سے طلاق کے اس طرح سے نہیں ہوتی ہے, اور جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ اس میں اسٹیپس ہوتی ہیں, تو یہ فلم نہیں ہے, یہ زندگی ہے. جیسے نکاح فلم میں تھا کہ انہیں طلاق کہا اور اس کے بعد پھر طلاق ہو گئی. تو یہ فلم نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, زندگی ہے. اور جب یہ 3 بار طلاق کہنے سے وہ طلاق نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر جو بھی ہے اس کی سزا کیسے, اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا جو الفاظ ہے, جو طلاق الفاظ ہے, اس کو گالی کے فارم میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک برے طریقے سے ہم نے کسی عورت کے ساتھ ہم نے بدسلوکی کی ہے, اس کے لیے غلط الفاظ کا استعمال کیا. لیکن جب طلاق کہہ کے تو طلاق ہے ہی نہیں, تو جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی طلاق ہو گئی, تو جو اپنے رولس اینڈ ریگولیشن جو بنائے گئے, جو امینڈمنٹ ہوا ہے اس میں میرے خیال سے کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس طرح کی بات نہیں ہونا چاہیے ہے. اور ہم سے زیادہ آپ لوگ اس چیز کو بتا سکتے ہیں. تو جو صرف شیعہ اور سنی والی بات ہے وہ سب کے لیے ہونا چاہیے کہ جیسا کہ ابھی میثم میاں نے یہ فرمایا تھا کہ شیعوں میں یہ چیز نہیں ہوتی. یہ چیز بہت کلیئر ہونا چاہیے, جو بھی مسلم پرسنل لاء ہے یا جو بھی اس طرح کے سلسلے میں جو لاء بنا ہے اس میں یہ چیز کلیئرلی مینشن ہونا چاہیے ہے کہ شیعوں میں اس طرح کی طلاق نہیں ہوتی. جو آج کا ہم لوگوں کا مقصد ہے اس کانفرنس کا مدعا جو وہ یہی ہے کہ شیعوں میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے, تو یہ چیز اس میں شامل ہو جس سے کہ اس میں بالکل کلیئر ہو جائے. جو ہم لوگوں کے جیسے ابھی یہاں پر یعقوب صاحب موجود ہیں, جس طرح سے وہ پریشانی ہوئے تھے اس طرح سے اور بچے جو ہیں وہ پریشانی اٹھائیں. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں نامہ حضرات, پترکاروں, پریس میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری آواز کو جنتا اور سرکار کے بیچ میں پہنچانے کا ذریعہ بنتے. اس وقت ہمارے سامنے جو سب سے بڑا ٹاپک ہے وہ طلاق کا مسئلہ. میں نے تمام مقررین کے باتوں کو سنا, اچھی باتیں ہمارے سامنے آئی. میں بحیثیت آل انڈیا شیعہ پرسنل لاء بورڈ کے صدر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اور سنی مسلمانوں کے درمیان میں بہت سے مسائل میں اختلافات ہیں, لیکن بحیثیت مسلمان ہم چاہتے یہی رہے کہ اگر ایک پلیٹ فارم پر ہم سب مل کر کام کریں تو بہت اچھا لگا. اسی وجہ سے جب 1972 میں مسلم پرسنل لاء بورڈ بنا
तो हम उनके साथ शरीक हुए। लेकिन उसके बाद ज्यादा गुफ्तगू को आगे न बढ़ाते हुए सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, एक मंजिल वो आई थी जब 2004 में तौकीर रजा साहब ने पर्सनल लॉ बोर्ड जदीद बनाया और उसमें ये मेंशन किया कि इसमें हम किसी शिया को इंटर नहीं होने देंगे। अब आप ही बताइए कि हम बहैसियत मुसलमानों के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद जब मुसलमान हमें मुसलमान ही न समझे तो हमारे लिए मजबूरी हुई। हमने 2005 में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया और हमने ये फैसला किया कि अब हम अपने मसाइल को खुद अपने मेयार पर बुलंद करेंगे। जहां तक मेरे सामने ये सवाल पैदा हुआ कि तलाक के मसले में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने आवाज क्यों नहीं उठाई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिंदगी का कोई ऐसा मौका नहीं है कि जब मैंने पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आवाज न उठाई हो। ये तलाक का मसला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तो उस वक्त मैंने एक स्टेटमेंट दिया था और मैंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे तो ये कहकर फैसला दे कि ये सुन्नी मुसलमानों का मसला है, इससे शियों का कोई ताल्लुक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सुन्नी मुसलमान क्या 3 तलाक जो हैं वो सही नहीं है ये कहकर फैसला दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाद हमें क्यों उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। भाई शिया पर्सनल लॉ बोर्ड 5 हद में बना, जाहिर है NIU, पुलिस, इंटेलिजेंस सबको मालूम है कि ये फिरका अलग है जिसको शिया कम्युनिटी कहा जाता है। तो फिर हमारे साथ मुसलमानों जैसा सलूक क्यों बढ़ता जाता है? जब हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 3 तलाक नहीं होते हैं, हमारे यहाँ 3 तलाक नहीं होते हैं, तो फिर हमें उन 3 तलाकों में इन्वॉल्व क्यों किया जाता है? ये हुकूमत की हमारे साथ ज्यादती है, जुल्म है। और जहाँ तक मसला है, आज आप देखिए मीसम नकवी एडवोकेट ने मुझसे अभी ज्यादा नहीं 3-4 दिन हुए रास्ता कायम किया, मैं आपके बीच आया कि नहीं आया। ये कहना कि शिया पर्सनल लॉ बोर्ड इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देता, नहीं, जब आप ध्यान दिलवाएंगे तो हम ध्यान देंगे। जो चीज हमारे ध्यान में आ जाती है हम उसको ऊपर एक्शन देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बैठ के सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। मेरे अजीजों, मैं आज आपके बीच में आया हूँ और जहाँ तक इसका मसला है, मैं इसको यहाँ से प्राइम मिनिस्टर तक गुफ्तगू करूँगा, बात करूँगा कि हुकूमत का फर्ज ये होता है कि शिया सुन्नी मुसलमानों के सिलसिले में अलग अलग कानून बनाएं, क्योंकि मौका नहीं है। वरना मैं बताऊं कि चाहे नमाज हो के रोजा, हज हो के ज़कात, निकाह हो के तलाक, हर मसले में हमारे और उनके दरमियान में इख्तलाफ है। जब इख्तलाफ है तो फिर हमको एक कैटेगरी में कैसे शुमार किया जाता है? और आज भी मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं खामोश नहीं बैठा हूँ। अभी पिछले महीने की बात है, इस तलाक के मसले में मेरे सामने तकरीबन 6 जिलों से ऐसे केसेस आए कि जिसमें यह कहा गया कि औरत ने पुलिस थाने में जाकर इस बात की रिपोर्ट कर दी कि मेरे शौहर ने ज़बानी मुझे तलाक 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 कहते तलाक दे दिया। उसके ऊपर FIR दर्ज हो गई। जब वो लोग मेरे पास आए मुख्तलिफ शहरों से, मैंने लिख कर दिया कि शिया मुसलमानों में 3 तलाक 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 कहने का कोई दस्तूर ही नहीं है, इससे हमारा कोई रब्त नहीं है, लिहाजा ये मुकदमात वापस लिए जाएं। और हुस्न इत्तेफाक ये है कि आप देखिए, मेरे लिखने के बाद कोतवाली से मेरे पास फोन आए कि मौलाना साहब ये आपने लिख कर दिया है। मैंने कहा मैंने लिख कर दिया है, उन्होंने उस केस को वापस कर दिया। ऐसा नहीं है कि हम खामोश बैठे हैं, बात सिर्फ इतनी सी है कि बात हमारे सामने आना चाहिए।
मुझे खुशी है कि मिशन नकवी इस काम को करने के लिए आगे बढ़े हैं। मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि ऑल इंडिया शिया पत्रकारिता बोर्ड आपके साथ है और जहाँ पर आपको हमारे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ आगे आगे इस मसले में मौजूद रहेंगे। मैं एक बात की तरफ और मुतवज्जो कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मसला मजहबी है, शरई है, लोग हमारे ऊपर चार्ज बहुत जल्दी लगा देते हैं लेकिन हकीकत को समझते नहीं। मसलन अभी आपके सामने जो प्रेस नोट दिया गया है उसमें यह बताया गया है कि एक मसला और है जिसे हम मीरास कहते हैं। इसमें लड़की को हक दिया जाता है, पावर्स दिए जाते हैं कि वो अपनी जिंदगी के गुजर बसर के लिए अपना इंतजाम कर सके, यानी माँ बाप की प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस में उसको 1/3 का शेयर दिया जाता है। ये कानूनन शरई नुक्ते नजर से शियों की यहाँ मौजूद है। अब आप कहते हैं कि हम देना नहीं चाहते या वो देना नहीं चाहते, तो ये लेना न देना ये आपकी जिम्मेदारी है, इससे शरीयत पर कोई असर नहीं पड़ता है। मेरे अजीजों, बात को मुख्तसर करते हुए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे और आम मुसलमानों के दरमियान में जो इख्तिलाफात हैं उनको हम इसलिए प्लेटफॉर्म पर ज्यादा उजागर नहीं करते हैं कि लफ्ज़ मुसलमान हमारे पेश नजर होता है, लेकिन जब शियत का मसला आएगा, जब हमारे ला की बात आएगी तो हम कतई इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम वही कहेंगे जो हमारा धर्म कहता है, हमारा मजहब कहता है, हमारा फिरका कहता है, हमारे नजरियात कहते हैं। मैं इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के साथ में आप लोगों को इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि आप सिर्फ हमारे सामने वो बातें लाकर रखिए जिससे कौम को नुकसान पहुंच रहा है, हम देखिए उसके ऊपर कोई स्टेप लेते हैं कि नहीं। मैं इन जुमलों के साथ में अपनी बात को खत्म करते हुए आज तक मतलब फिर शुक्रिया। देखिए, मसला ये है कि इधर कुछ दिनों से कुछ शरपसंद अनासिर ने शिया कम्युनिटी की बच्चियों को वरगला कर अपने शौहरों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराने की कोशिश की, ये कहकर कि हमारे शौहरों ने हमें ज़बानी 3 तलाक 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 कह के तलाक दे दी। चूँकि शिया कम्युनिटी में 3 तलाक का कोई वजूद ही नहीं है, हमारे यहाँ प्रॉपर तरीक़े पर तलाक होता है, लिहाजा हम मजबूर हो गए कि हम हुकूमत को, सरकार को, पुलिस को जो बताएं कि शियों का तलाक जो है वो दूसरे अंदाज पर होता है और ये तलाक तलाक कह देना हमारे यहाँ तलाक नहीं होता है, जिसकी बिना पर किसी भी लड़के को परेशान न किया जाए, उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज नहीं की जाए। सर, जब तलाक ही वाक़ई नहीं होता है तो फिर कैसे केस और इस तरीके की चीज़ें? नहीं, हमारे यहाँ तलाक का प्रोसीजर है बाकायदा। देखिए, मैंने अभी आपसे ये कहा कि शियों के यहाँ तलाक जो होता है उसके लिए तरीक़ा ये होता है कि पहले जो तलाक देना चाहता है वो मौलवी के पास जाता है, उससे बात करता है, फिर दोनों के गार्जियंस को बुलाया जाता है, उनसे वार्ता की जाती है। जब उसमें सक्सेस नहीं होते हैं तब उसके बाद हमारे यहाँ 3 मौलवी आते हैं, 3 मौलाना आते हैं। एक मौलाना सीधा पढ़ता है, 2 मौलाना विटनेस के तौर पर, गवाह के तौर पर होते हैं कि हमारे सामने सीधा पढ़ा गया। इस लॉन्ग पीरियड में बहुत से केसेस सॉल्व हो जाते हैं, बहुत से तलाक हो जाते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि इतना लंबा प्रोसीजर जो शिया कम्युनिटी में है उसके मुकाबले में सिर्फ तलाक 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 के देने से तलाक हो जाने का क्या मतलब होता है? मोदी को ज्ञापन भेज के क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप लोग? जी, मोदी को ज्ञापन भेज के क्या मांग कर रहे हैं? हम ये उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि शिया कम्युनिटी के साथ आप हमें सुन्नियों के साथ में इन्वॉल्व न करें, क्योंकि हमारे उनके डिफरेंसेस हैं। उनके यहाँ 3 तलाक कह देने से तलाक हो जाता है, हमारे यहाँ लंबा प्रोसीजर होता है जिसके बाद तलाक होता है। तो अगर कोई लड़की
अपने हस्बैंड के लिए FIR लिखवाए और ये कहे कि उन्होंने तलाक 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 के तलाक कह दिया, तो शिया कम्युनिटी के हिसाब से वो तलाक तलाक नहीं होगा। जो मामला दर्ज हो चुके हैं उनको भी रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, और जब एक चीज़ गलत है तो उसको रद्द करनी चाहिए।